नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को हिंदी में कहेंगे, देखो ट्रांसफॉर्मेशन को कहते हैं रूपांतरण यानी रूप परिवर्तन। ठीक है, तो रूपांतरण क्या होता है? रूप परिवर्तन। और इसे हिंदी में क्या कहेंगे? गैलीलीय। और ट्रांसफॉर्मेशन को क्या कहते हैं? रूपांतरण। क्लियर है? तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ये हमें देखना है। ठीक है, तो इस हेडिंग को हम समझेंगे आज के वीडियो में। ठीक है ना? तो आज की क्लास में हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है वो समझेंगे। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ समझो। सबसे पहले आप ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है बदलना यानी रूप का परिवर्तन, जिसे रूपांतरण कहते हैं। रूपांतरण का अर्थ क्या है? रूप का परिवर्तन यानी बदलना। ठीक है, और गैलीलिय यानी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो साइंटिस्ट के नाम से गैलीलियन बना, गैलीलियन वर्ड, जिसे जैसे आपने पढ़ा है ना, गॉस की प्रमेय जो होती है, गॉस थ्योरम, उसमें जो पृष्ठ होता है उसे गॉसीय पृष्ठ कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? गॉसियन सरफेस कहते हैं। इसी प्रकार गैलीलियन बना वर्ड। क्लियर है? तो देखो ध्यान से क्या होता है। आपको मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा रखा है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी निर्देश तंत्र क्या होते हैं। तो वे जो लेक्चर हैं प्रीवियस वो आपने अच्छे से देख लिए होंगे, उसके बाद ये आपको समझ में आएगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र क्या क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था। और तो उसी से रिलेटेड है। देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो आपके पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं। मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ध्यान देना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने बताया था क्या होता है। एक सेट होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस का, यानी निर्देशांक अक्षों का क्या होता है? समूह होता है, जिसमें क्या होता है? जिसकी सहायता से आप किसी बिंदु की, किसी पार्टिकल की पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं, स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो मान लो आपके पास अब एक क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? सेट ही तो होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस का। तो ये सेट ही तो है कोऑर्डिनेट एक्सिस का। क्लियर है? लेकिन आपके पास मान लो दो हैं। ठीक, इस तरीके से देखो, ध्यान देना। मान लो पहला जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो S है, और जो दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो मान लो कितना है? S डैश। ठीक है, तो ध्यान देना, पहला S है, दूसरा S डैश है। तो पहले के लिए X आ जाएगा, दूसरे के लिए X डैश, पहले के लिए Y है तो Y डैश है ना, इसके लिए Z है तो इसके लिए Z डैश, और इसके लिए ओरिजिन O है तो इसके लिए क्या आएगा? O डैश। तो देखो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, और दोनों में थोड़ा सा अंतर क्या है कि इनकी जो आपेक्षिक गति है, यानी आपेक्षिक गति आप समझते हैं, ये आपने पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट। आपेक्षिक गति का अर्थ होता है तुलनात्मक गति। तुलनात्मक जो यानी रिलेटिव मोशन बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। तो ध्यान देना, इनका जो रिलेटिव मोशन है ये जो है वो वेक्टर v क्या है? वेक्टर v क्या है आपका? रिलेटिव यानी आपेक्षिक, और वेलोसिटी क्या होती है? वेग। तो जो इनका आपेक्षिक वेग है वो कितना है? वेक्टर v है। यानी जो दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो वेक्टर v वेलोसिटी से चल रहा है विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, दोनों के बीच आपेक्षिक गति v है। अब एक बात सुनो, तो देखो कुछ फिजिकल क्वांटिटी, मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताया था। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है या निर्देश तंत्र क्या होता है, मैंने बताया था। इसकी सहायता से एक निर्देशांक अक्षों का ऐसा समूह है, यानी ऐसा सेट है कोऑर्डिनेट एक्सिस का, जिसकी सहायता से आप किसी पार्टिकल, किसी कण की स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं, यानी उसके कोऑर्डिनेट्स ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? निर्देशांक x, y, z है ना, और टाइम भी ज्ञात कर सकते हैं किसी घटना का, कि कोई इंसिडेंट कब घटित हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से। तो मान लो आप कोई पार्टिकल है, उसकी पोजीशन नाप रहे हैं पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस की सहायता से। तो देखो उसका जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं x, y, z आ रहे हैं, और उसका टाइम क्या आ रहा है? t आ रहा है। लेकिन अब दूसरे
फ्रेम ऑफ रेफरेंस की सहायता से नापोगे तो मान लो उसका जो आ रहा है पॉइंट P मान लो, और उसके जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं x डैश कोमा y डैश कोमा z डैश, और उसका टाइम क्या आ रहा है t डैश। तो दोनों के अनुसार यदि नापोगे तो दोनों के लिए अलग अलग होगा। उदाहरण में दे के बताता हूँ। जैसे कि आप एक बात बताओ, आप ज़मीन पर खड़े हैं और आप देख रहे हैं कि एक प्लेन जा रहा है, तो आपको उसकी स्पीड क्या लगेगी, बहुत ज़्यादा लगेगी। लेकिन आप ट्रेन में हैं तो आपको ट्रेन भी उसी डायरेक्शन में चल रही है और प्लेन भी उसी डायरेक्शन में चल रहा है, तो आपको स्पीड क्या लगेगी, कम लगेगी। और यदि आप प्लेन के भीतर ही आ जाएं तो आपको स्पीड क्या है, बिल्कुल पता ही नहीं चलेगी। यदि आप प्लेन के भीतर ही बैठे हैं तो आपको पता नहीं चलता है कि प्लेन रुका हुआ है या चल रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है आप कहाँ से किस चीज़ के सापेक्ष तुलना कर रहे हैं, इस बात पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो किस बात पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से चीज़ों को मेजर कर रहे हैं। प्लेन तो देखो उसी स्पीड से चल रहा है, लेकिन जो अर्थ पे खड़ा है, पृथ्वी पर खड़ा है व्यक्ति, उसके लिए उसकी स्पीड अलग महसूस होगी। जो ट्रेन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में, उसके लिए अलग महसूस होगी। और जो प्लेन में बैठा है व्यक्ति, उसके लिए उसकी स्पीड अलग महसूस होगी। तो सबके लिए अलग अलग चीज़ें महसूस होती हैं। तो कहने का मतलब है क्योंकि हर कोई अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है, हर किसी का दृष्टिकोण कैसा है, अलग अलग है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, यानी जिसके द्वारा आप नापते हैं किसी घटना का टाइम, किसी जो पार्टिकल है उसकी पोजीशन। तो देखो पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए जो पोजीशन है आपकी वो है बिंदु P पर, पॉइंट P पर x, y, z, t। लेकिन आप दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से नाप रहे हैं तो फिर वो अलग है। ठीक है, तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है कि आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी राशि को नापो, भौतिक राशि को, है ना, और उसे ट्रांसफर कर दो किसमें, दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नाप करके दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ट्रांसफर कर देना, ये प्रोसेस जो है ये क्या कहलाता है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो चलो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। यानी देखो द प्रोसेस, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ किसका है, प्रोसेस है ये ट्रांसफॉर्मेशन का, यानी रूपांतरण का, यानी रूपांतरण का वह प्रक्रम जिसमें एक निर्देश तंत्र में नापी गई या मापी गई भौतिक राशि दूसरे निर्देश तंत्र में क्या की जा सकती है, रूपांतरित की जा सकती है। तो ऐसा प्रक्रम क्या कहलाता है, गैलीलीय रूपांतरण कहलाता है। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने बताया किसका है, किसी भौतिक राशि का, यानी क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, और कहाँ से कहाँ, मैंने कहा एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र में। तो फ्रॉम वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे में, टू अनदर। बात क्लियर है भाई। जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का, और किसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, एनी फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे क्वांटिटी और लिख लो, एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भौतिक राशि को, और एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे में। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहते हैं, आप लिख देंगे इज नोन एज, ठीक है, आगे लिख देंगे आप इज नोन एज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन थी, इसका डेरिवेशन करते हैं, यहां तक नोट कर लीजिए आप। ठीक है, चलते हैं फिर आगे। तो मैं इसे रफ कर देता हूं, डेफिनेशन आपने नोट कर ली होगी या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो समझ में आया गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ क्या है, रूपांतरण। ठीक है, यानी कहने का सीधा सा अर्थ यह है कि कोई भौतिक राशि है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, आप उसे एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी एक निर्देश तंत्र में नाप लो, और फिर आप उसे दूसरे निर्देश तंत्र में ट्रांसफर कर दो, है ना, ट्रांसफॉर्म कर दो बल्कि, है ना। तो यानी उसका रूप अंतरित हो जाएगा, रूप परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि आप पहले निर्देश तंत्र में नाप रहे हैं और फिर दूसरे निर्देश तंत्र में उसे क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, रूपांतरित कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है
जब किसी घटना को या किसी भौतिक राशि को एक निर्देश तंत्र के द्वारा मापकर दूसरे निर्देश तंत्र में परिवर्तित कर देते हैं या रूपांतरित कर देते हैं, तो इस प्रक्रम को, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैलीलीय रूपांतरण कहते हैं। ठीक है, और यानी कहने का मतलब इंग्लिश में तो मैंने लिखी दी डेफिनेशन, आप कर लेंगे। ठीक है, तो अब हेडिंग क्या डालो? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गया। हाँ, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशंस होती हैं कुछ, है ना, तो उन्हें देख लेते हैं। ये इक्वेशंस क्या क्या होती हैं? ठीक है जी, तो इक्वेशंस भी इस डायग्राम की हेल्प से ही निकल जाएंगी। तो ये डायग्राम आप समझ लीजिए, और यहाँ क्या आ जाएगा? गैलीलीय रूपांतरण समीकरण। ठीक है, हमारा जो बैच है वो दोनों मीडियम में है, इसलिए हिंदी और इंग्लिश, है ना, साथ चल रही हैं। तो आप जिस भी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आप अपने अनुसार थोड़ा ध्यान दें, और साथ में किसी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो ऑब्जेक्टिव है, किसी का सब्जेक्टिव है, तो सभी अपने अपने अनुसार समझ लेंगे। ऑब्जेक्टिव वाले केवल समझने पे ध्यान दें, है ना, और अपने जो मेन पॉइंट्स हैं उसे नोट करते चलें, और जो सब्जेक्टिव वाले हैं वो अपने रिटर्न नोट्स बनाते चलें, मतलब सब्जेक्टिव नोट्स बनाते चलें। ठीक है, मैं डेफिनेशन वगैरह इसलिए बता रहा हूँ, सबको साथ लेके चलना है। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस करते हैं। हाँ, ये डायग्राम मैंने समझाया, ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इसी की हेल्प से बताया, तो इक्वेशंस भी इसी की हेल्प से होंगी, है ना। तो कोई पॉइंट है, मतलब कोई घटना है या कोई क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, एक फिजिकल क्वांटिटी, तो एक ही है ना। तो एक काम करो, हाँ, ये पॉइंट P जो है ना, P डैश, ये भी बिल्कुल इसी की सीध में लेना है ना। अब ठीक है, तो देखो पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं, पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या रहे हैं? x, y, y, z, t। और दूसरे के अनुसार देख रहे हैं तो क्या आ रहे हैं? P डैश के x डैश, y डैश, z डैश, t डैश। ठीक है, तो एक ही घटना या एक ही फिजिकल क्वांटिटी को नाप रहे हैं, लेकिन पहले के अनुसार नाप रहे हैं तो अलग आ रही है, दूसरे के अनुसार नाप रहे हैं तो अलग आ रही है ना। तो इसका मतलब है दोनों के अनुसार नापेंगे और दोनों में संबंध स्थापित कर देंगे, है ना, दोनों में क्या रिलेशन स्थापित कर देंगे। ठीक है, यानी x में x डैश में, y में y डैश में, z में z डैश में और t में t डैश में, तो जो इक्वेशंस आएंगी आपकी वो क्या होंगी? आपकी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। ठीक है, गैलीलीय रूपांतरण समीकरण। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया आपको? तो देखो घटना एक ही रहती है, लेकिन क्या है, उसे देखने वालों का जो दृष्टिकोण है वो अलग अलग होता है, तो इसी कारण घटनाएं अलग अलग दिखती हैं। जैसे एक डायग्राम आपने देखा हुआ है ना, इस तरीके से, है ना, होता है इस तरीके से, है ना। अब देखो, इसे इधर वाला व्यक्ति देखता है तो 6 लगता है, और इधर वाला देखता है तो 9 लगता है, तो समझ रहे हो ना, लेकिन डायग्राम तो एक ही है। तो कहने का मतलब है सब कुछ पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है, दृष्टिकोण पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे देखो आप एक घटना और देख लो, उदाहरण के तौर पे मान लो एक नदी है और उसमें एक नाव है। ठीक है जी, एक व्यक्ति किनारे पे खड़ा है, तो उसके लिए जो नाव में बैठा व्यक्ति है वो मोशन में है या नहीं? गति में है, क्योंकि ये तो स्थिर खड़ा है और नाव चल रही है, तो नाव भी चल रही है, तो ये व्यक्ति भी तो चल रहा है इस व्यक्ति के लिए, तो इस व्यक्ति के लिए ये किस में है? मोशन में है। ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति नाव में और बैठा है। अब देखो, इस व्यक्ति के लिए ये व्यक्ति रेस्ट में है, क्योंकि दोनों चल रहे हैं, वैसे तो नाव चल रही है, लेकिन ये व्यक्ति यहीं बैठा है, ये व्यक्ति भी यहीं बैठा है, तो इसके लिए ये रेस्ट में है और इसके लिए ये रेस्ट में है। ठीक है, तो यानी जो नाव के भीतर है व्यक्ति, वे दोनों एक दूसरे के लिए क्या है? रेस्ट में है, विराम में है, जबकि जो किनारे पे व्यक्ति खड़ा है उसके लिए दोनों ही किस में है? व्यक्ति मोशन में है, गति में है। तो देखने का दृष्टिकोण हुआ ना, तो चीजों को आप अलग अलग तरीकों से देख सकते हैं, क्योंकि मेन चीज ये है आप देख कहां से रहे हैं, है ना। तो पूरी दुनिया में झगड़े इसी बात के तो हैं कि सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है, हर कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ठीक कहता है, लेकिन रिलेटिविटी ये कहती है कि पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, मेन चीज होती है पॉइंट ऑफ व्यू, तो चीजों को देखने का दृष्टिकोण है और कुछ नहीं है। तो यहां भी देखो, आप पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इस घटना को, इस पॉइंट को देख रहे हैं, तो क्या आ रहा है? कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z, t, और दूसरे के अनुसार देख रहे हैं
तो ये आ रहा है, तो है ना, दोनों के अनुसार एक ही पॉइंट जो है, जो बिल्कुल एक सीध में है, एक ही पॉइंट मानो जब एक सीध में है, तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स कैसे आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। इसका मतलब है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कहाँ से आप चीज़ों को नापते हैं, वो सबसे मेन बात होती है। ठीक है, चलो इक्वेशंस करते हैं। तो यहाँ तक समझ आ रहा है आपको, और मैंने बताया आपसे, ठीक है। तो ये पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दोबारा देख लो इस डायग्राम को, जिसका नाम एस है, और ये एक्स वाई और ये जेड एक्सिस। ये दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, इसका नाम है एस डैश, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। और ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी, यानी जो इसकी वेलोसिटी है इसकी तुलना में वो कितनी है, वेक्टर v, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में। क्या होता है, आपने देखा होगा, आप इस तरफ चल रहे हैं, कोई बस या ट्रेन भी इस तरफ जा रही है, और जब वो उसे पार करती है तो देखो बहुत धीरे धीरे निकलती है, क्योंकि आपकी बस या ट्रेन भी चल रही है और ये भी चल रही है, तो बहुत धीरे धीरे निकलती है। और जब आपने देखा होगा आपकी बस या ट्रेन ऐसे जा रही है और एक ट्रेन वापस आई, तो उसकी स्पीड क्या दिखती है आपको, बहुत अधिक दिखती है ना, ऐसा दिखता है कि क्या निकल के गया बराबर से। तो कारण क्या है, जब डायरेक्शन सेम होती है तो स्पीड घट जाती है, और डायरेक्शन अपोजिट होती है तो स्पीड बढ़ जाती है। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी होती है, कॉन्सेप्ट आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, है ना। अब तो याद नहीं हो, क्या पता आपको। तो इन दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी है, आपेक्षिक जो वेग है वो कितना है, v है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि मान लो ये 10 की स्पीड से चल रहा है, तो अगले वाला जो है ना 10 प्लस v की स्पीड से चल रहा है। तो देखो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आई, v। मैंने बताया जब डायरेक्शन सेम है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, घट जाती है, तो घट के तो v आएगी ना भाई, 10 प्लस v में से 10 घटा दो। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि इनकी जो आपेक्षिक वेग है, आपेक्षिक वेग यानी रिलेटिव वेलोसिटी वो कितनी है, v है। ठीक है, समझ में आया कॉन्सेप्ट। और क्या है, हाँ इसमें एक बात और बताओ, जब ये v वेलोसिटी से चल रहा है ना, और चलना मान लो साथ ही प्रारंभ हुआ, लेकिन इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो थोड़ा आगे निकल गया ये, तो v वेलोसिटी से चल रही है ये, मतलब चल रहा है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस s डैश जो है। और आप जानते हैं एक सूत्र, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मान लो इसने कितनी चली, x, मान लो कितनी डिस्टेंस चली, x। ठीक है, तो आप मुझे एक बार बताओ, इनका रिलेशन क्या होता है, ये होता है नहीं भाई, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो देखो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, vt आएगा या नहीं। तो इसका मतलब है इतने समय में इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, vt। ठीक है, कितनी डिस्टेंस कवर की, vt। और x तो मैंने मान लिया, x नहीं है ये, डिस्टेंस ही मान के चलो, है ना, मान लो d है, तो आपकी जो डिस्टेंस आई वो कितनी आई, vt। तो हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया, vt। ठीक है, क्योंकि दूरी बराबर चाल गुना समय, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है v, रिलेटिव जो वेलोसिटी है, और टाइम मान लो कितना है, t। ठीक है, तो कितना आया, ये डिस्टेंस कितनी आई आपकी, vt। ठीक है, और हाँ एक बात और बताओ, इसके कोऑर्डिनेट x है ना, इसका कोऑर्डिनेट x है ना, तो x एक्सिस पे कितना चला ये, x चला, है ना। और इसके कोऑर्डिनेट, जो इसके कोऑर्डिनेट है ये x डैश है, तो ये कितना चला, x डैश। और ये अपने से तो चलेगा, क्योंकि यहाँ से तो नाप रहे हैं इसके लिए, और इसके लिए वहाँ से नाप रहे हैं। ठीक है, तो ये x है और दूसरा x डैश है। तो आप मुझे देख के बताओ जरा, यहाँ से क्लियर हो रहा होगा आपको, जो x है, ये जो स्मॉल x है, फ्रॉम द डायग्राम इट इज क्लियर दैट, जो स्मॉल x है वो किसके बराबर आएगा, x डैश और प्लस ये वाला। भाई जो x है ये वाला और प्लस ये वाला कितना है, vt। तो ये हो जाएगा नहीं, x किसके बराबर है, x डैश प्लस vt। तो देखो x डैश किसके बराबर आया, x डैश जो आया आपका वो क्या आ जाएगा, x माइनस vt। x डैश किसके बराबर आएगा, x माइनस vt। ठीक है, तो ये एक समीकरण आ गई आपकी, है ना। और आप क्या निकाल रहे हैं, गैलीलियन इक्वेशंस, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। तो एक इक्वेशन तो आपकी ये आ गई कि x डैश जो है x में से कितना घट के आएगा, vt। यानी x जो है पूरा x डैश प्लस vt था, तो यहाँ से x डैश कितना आ गया, x माइनस vt। ठीक है, तो देखो अब हमने ट्रांसफॉर्मेशन कर तो दिया भाई, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी नाप रहे थे आप,
है ना, पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो वो कितनी थी, x थी, लेकिन दूसरे में नापोगे तो कितनी आएगी, x डैश बराबर x माइनस bt आएगी। तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी यानी डिस्टेंस को नाप रहे हो तो पहले के अनुसार देखोगे तो x थी, पहले के अनुसार तो x थी ना, पॉइंट P की जो दूरी थी, डिस्टेंस थी, लेकिन दूसरे के अनुसार जो पॉइंट P डैश यानी P पॉइंट तो एक ही है, बस P डैश P एक ही पॉइंट है क्योंकि डिस्टेंस सेम है, लेकिन दोनों को अलग अलग नाम दे रखा है क्योंकि है ना दूसरे के अनुसार नाप रहे हैं। तो जो दूसरे के अनुसार डिस्टेंस नाप रहे हो आप तो कितनी आ रही है, x माइनस bt। तो यानी डिस्टेंस तो आप एक ही नाप रहे हो, लेकिन भाई डिस्टेंस तो ये वाली नाप रहे हो, अब लेकिन पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस से नाप रहे हो तो x आ रही है और दूसरे से नाप रहे हो तो x डैश बराबर क्या आ रही है, x माइनस bt। तो एक ही डिस्टेंस नाप रहे हैं लेकिन दोनों जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो दोनों निर्देश तंत्र हैं दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों डिस्टेंस कैसी आ रही है, डिफरेंट आ रही है, पहली x है और दूसरी x माइनस bt आ रही है। तो कहने का मतलब समझा कि एक ही चीज को अलग अलग बिंदुओं से नापते हैं, अलग अलग निर्देश तंत्र से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से नापते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट आता है, ठीक है। और ये बुक आपकी समझने की ज़्यादा है ना, और लिखने की कम है, पतली सी बुक है, समझना ज़्यादा है इसमें क्योंकि रिलेटिविटी समझने की ही चीज़ है, ठीक है। पहली ये है आपकी पहली गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। और देखो रिलेटिव वेलोसिटी जो है ना एक्स एक्सिस के अलोंग है केवल, है ना भाई, एक्स एक्सिस के अलोंग तो रिलेटिव वेलोसिटी है, यानी क्या बोलते हैं आपेक्षिक गति है, वाई एक्सिस के अलोंग है नहीं, तो इसका मतलब है जो वाई है वाई डैश वो तो वाई के बराबर हो जाएगा क्योंकि ये आगे पीछे एक्स एक्सिस के अनुदिश तो चल रहे हैं, वाई एक्सिस के अनुदिश तो आगे पीछे कुछ है नहीं, साथ साथ है, तो वाई किसके, वाई डैश वाई के बराबर आएगा। इसी प्रकार जेड डैश भी जेड के बराबर आएगा और इसी प्रकार जो टाइम है टी डैश वो भी किसके बराबर आएगा, टी के बराबर आएगा। तो ये जो चारों हैं आपकी, ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, ठीक है, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। तो आपको कुछ नहीं करना, बस नीचे लिख देना है, क्या लिखोगे, इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 आर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, ठीक है। जो सारी बातें थोड़ी बहुत थ्योरी लिखनी पड़ती है तो वो मैंने आपको बोल करके बता दी है ना। बस इस डायग्राम के बारे में थोड़ा सा लिखना है, जिनका सब्जेक्टिव पेपर है तो इस डायग्राम के बारे में थोड़ा सा लिखना है, जो जो बातें मैंने बताई आपको। और ये चारों इक्वेशन कहाँ से आई ये मैंने आपको समझाई दिया है। PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाकर ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आप इसे यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। और हाँ, जिनका ऑब्जेक्टिव है ना एग्जाम पैटर्न, वो बुक से जरूर पढ़ें, है ना, कोई एक अच्छी सी बुक ले लें, क्योंकि मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ तो समझने के बाद बुक से जरूर पढ़ो, क्योंकि सारी चीज़ें क्या पता एक दो चीज़ें छूट जाती हैं, लेक्चर अपने आप में कंप्लीट नहीं होते हैं, आपको अपना आइडिया है ना, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, 95% तक लेक्चर से कवर हो जाएगा, लेकिन जब भी बुक पढ़नी चाहिए, बुक का कोई ऑप्शन नहीं होता है ना, तो इसलिए बुक तो आप जरूर पढ़ा करें, ठीक है। तो सुना हुआ अलग तरीके से याद रहता है, पढ़ा हुआ अलग तरीके से याद रहता है, इसलिए आप बुक भी जरूर पढ़ा करें और क्लासेस आपकी चलती रहेंगी, है ना, यदि आप सबका प्यार मिलता रहा तो ठीक है। क्लासेस जारी रखने के लिए आप लोगों का बड़ा सहयोग और बड़ा स्नेह चाहिए होता है, तो इसी कारण है ना कुछ समय का अभाव हो जाता है और कुछ आपके स्नेह की है ना कमी हो जाती है, तो क्लासेस थोड़ा व्यवधान हो जाता है, लेकिन आप लोग सपोर्ट करेंगे तो क्लासेस चलते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और पढ़ते चलें बुक से, जो पिछला है सब कुछ बहुत अच्छे से तैयार करिए, आगे का तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।